नमस्कार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा देने वाले काफ़ी विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। तो अब के सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे और यह छोटा-छोटा वीडियो टॉपिक होगा और यह काफ़ी वीडियो होगा जो लगातार एक सीरीज में कवर किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश विशेष जो पूछता है वह अब उत्तर प्रदेश का पैटर्न बदला है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का यूपीएससी का। इस पैटर्न के तहत हम इसके पूरे सिलेबस को एक बार देखते हैं और यह जो वीडियो सीरीज होगा यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ली गई कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे एग्रीकल्चर तकनीकी सहायक हो, केएम सुपरवाइजर हो, तमाम परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाती हैं उनका पैटर्न कुछ इस प्रकार हो गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 20 क्वेश्चन, सारे पेपर में यूपी जीके से 20 क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 15 और 20 35, 100 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन में 20 यूपी जीके से आते हैं, 15 कंप्यूटर से आते हैं और 65 क्वेश्चन अलग सब्जेक्ट से आते हैं। ये सारे एग्जाम के लिए कॉमन होते हैं, यूपी जीके और कंप्यूटर सारे एग्जाम के लिए कॉमन होते हैं और जो 65 क्वेश्चन है वो एग्जाम अलग-अलग एग्जाम के लिए अलग-अलग सिलेबस से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में इसमें से 30 क्वेश्चन तो हिंदी से आता है, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आता है, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आता है, 15 30 45 और 20 क्वेश्चन जीके से जीएस से आता है, जो नेशनल इंटरनेशनल जीएस है इससे आता है। वैसे अगर हम एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की एजीटीए की बात करें, केएम सुपरवाइजर की बात करें तो 65 क्वेश्चन पूरा एग्रीकल्चर से आता है। अगर मुख्य सेविका की बात करें तो यही जितने भी स्पेशल कोर्स हैं, स्पेशल पद हैं उनके लिए यही 65 क्वेश्चन डाइवर्सिफाई करता है। बाकी ये 35 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होता है। तो कंप्यूटर के लिए आप कोई भी अच्छी किताबें, अच्छी कोचिंग, अच्छे टीचर को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने समय को देखते हुए यूपी जीके, चूंकि यही सबसे बड़ा एक चुनौती है कि यूपी जीके के लिए ऑथेंटिक किताबों की समस्या, कोचिंग में भी कोई कवर करता है तो वह संपूर्ण जीएस कवर करता है, यूपी जीके कवर नहीं करता है। हम इस वीडियो सीरीज में अब आज तो कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आज इसमें हम कुछ भी कवर नहीं करेंगे, केवल सिलेबस की बातें करेंगे और पैटर्न की। आने वाले वीडियो सीरीज में यूपी जीके को बहुत आसानी से और बखूबी रूप से कवर किया जाएगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन का हम सिलेबस देखें, सारे एग्जाम के लिए कॉमन है, इसको हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं। तो क्या-क्या सिलेबस है, हम चूंकि सिलेबस यहाँ लेकर आए हुए हैं लिख करके, तो हम देखते हैं ये 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। चूंकि अब ये जो यूपी जीके पूछता है डियर, ये अब कोई फैक्चुअल या स्टैटिक टाइप नहीं पूछता। यूपी ट्रिपल एससी में बैठे हुए जो महानुभाव हैं वह कहीं न कहीं अब ये फैक्चुअल से ऊपर उठकर काम करना शुरू कर दिए हैं। तो फैक्चुअल तो पूछा नहीं जाता, अब जो भी पूछा जाता है स्टेटमेंट एजर्शन करके पूछा जाता है और भी जो है उनको करंट इशू से जोड़कर पूछा जाता है। तो अब ये थोड़ा सा इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा। अब यूपी ट्रिपल एससी पहले वाला नहीं है कि जो ऐसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश कौन जिला सीमा साझा किस राज्य से करता है, ये सारा पैटर्न बदल चुका है। उत्तर प्रदेश के सिलेबस में पहला टॉपिक लिखा गया है उत्तर प्रदेश का इतिहास। चूंकि आप लोग हमारी एक और सीरीज देख रहे होंगे, उस सीरीज में हम एनसीईआरटी कवर करते हैं। ये एनसीईआरटी में जैसे हम उत्तर प्रदेश, अभी हम जो हमारे देश की का इतिहास है, उस देश के इतिहास को समझने के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसी से हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ लेंगे। थोड़ा जब हम नेशनल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तभी हम उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को समझ पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ये कहीं न कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे जिसके एग्जाम में सारा जीएस पूछता है, यूपी का भी जीएस पूछता है। 20 क्वेश्चन तो यूपी कॉमन है, लेकिन उसमें 20 क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर और जीएस का है। उसके लिए यूपी जीके थोड़ा सरल हो जाता है क्योंकि वो लिंक कर पाता है। लेकिन एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट होंगे, केएम सुपरवाइजर के लड़के होंगे, इनमें दिक्कतें होती है कि इनमें
65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर होता है, 20 क्वेश्चन यूपीजी के होता है, जो कि कहीं ओवरलैप सिलेबस नहीं करता है। ओवरलैप नहीं करने की वजह से इस चीज को और भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो और भी अच्छे से कवर करना पड़ता है। तो ये है हमारा जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो पहला टॉपिक हमारा है उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसको हम कवर करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के इतिहास को केवल लिख दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, जिस प्रकार हम पूरी इतिहास को पढ़ते हैं, उससे हम उत्तर प्रदेश की स्पेशल चीजों को जोड़कर पढ़ेंगे। समय बहुत कम है इसलिए, और लंबी वीडियो ना होने पाए इसलिए हम थोड़ा स्पीड कवर करेंगे। दूसरा है उत्तर प्रदेश की संस्कृति। जो प्राचीन इतिहास है, वो प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु को हम अलग करके जब पढ़ते हैं तो ही संस्कृति बन जाती है। और ये संस्कृति जब उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक संबंधित हो संस्कृति, तब हम इसको उत्तर प्रदेश की संस्कृति में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसा त्योहार है जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, कुछ ऐसे मेले हैं जो उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो उत्तर प्रदेश में ही मनाए जाते हैं, और इसीलिए ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति को अलग से पढ़ना पड़ता है। दूसरी टॉपिक हुआ उत्तर प्रदेश की संस्कृति, और तीसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की कला और वास्तुकला। कला और वास्तुकला क्या है? जब हम प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में बहुत सारे कला के रूप देखते हैं, तो उन कला के रूपों को उत्तर प्रदेश के संबंध में ये देखेंगे। जैसे स्थापत्य कला इसमें स्पष्ट दिया, वास्तुकला के बारे में सिलेबस में दिया गया है। हम पेंटिंग को पढ़ते हैं, चित्रकला को पढ़ते हैं, नृत्य कला को पढ़ते हैं, उसके बाद संगीत कला को पढ़ते हैं, स्थापत्य कला को पढ़ते हैं। ये सारा मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक, इन सब का पढ़ना होगा। और बिल्कुल ये स्टैटिक नहीं है, इसको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के त्योहार, ये भी सिलेबस में दिया गया है। उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश की कला, फिर वास्तुकला, फिर चौथा है उत्तर प्रदेश का त्योहार। जब त्योहार में देखें तो बहुत ऐसे त्योहार हैं, कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इतने हाईलाइटेड है कि इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो हर कोई विद्यार्थी कर लेगा। हाँ, अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं दीपावली से, होली से, छठ से, ये सब ट्रेंडिंग में जो करंट इशू होगा उससे संबंधित पूछ लेंगे। बहुत ऐसे त्योहार हैं जो विशेष जनजातियों द्वारा मनाए जाते हैं, विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं, विशेष ऋतु से संबंधित हैं, इन त्योहारों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। फिर अगला सिलेबस है उत्तर प्रदेश के साहित्य। उत्तर प्रदेश के साहित्य में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में साहित्य को जानने के पहले हम उत्तर प्रदेश की भाषाओं को भी देख लेंगे। सिलेबस में उत्तर प्रदेश की भाषाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश की भाषा, तो जब हम भाषा को देखेंगे, अवधी को देखेंगे, बुंदेली को देखेंगे, खड़ी हिंदी को देखेंगे, और कन्नौजी क्षेत्र की जो भाषाएं हैं उनको देखेंगे, तब उन्हीं से हम इनके साहित्य को, भोजपुरी को देखेंगे। तो इन्हीं भाषाओं से साहित्य का निर्माण हुआ है, तो हम साहित्य को भी लगे हाथ देख लेंगे। साहित्य में कुछ खास नहीं है, बस ये थोड़ा सा स्टैटिक हो जाता है, और भाषा थोड़ा सा क्षेत्र विशेष में है, तो इसको थोड़ा सा इजी वे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे स्टेटमेंट एजर्सन से बना करके क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी ट्रिपल एससी। और उसके बाद आता है, भाषा हो गया, फिर लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य भी एक है, कथक, और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य भी है, और सारे क्षेत्रों का अलग अलग लोक नृत्य है। जनजातियों का अलग लोक नृत्य है, और बुंदेलखंड का अलग है, यहाँ अवध क्षेत्र का अलग है, और वहाँ पश्चिम क्षेत्र का अलग है। तो इन सब लोक नृत्य हैं। इसका रुहेलखंड क्षेत्र में ये सारे लोक नृत्य पर हम देखेंगे ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, और इन नृत्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के ही संबंध में होगी, क्योंकि क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ही पूछा जाता है। फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की विरासत।
उत्तर प्रदेश की विरासत। अब विरासत में स्थापत्य कला को जब देखेंगे तो उसी के साथ लगा हुआ टॉपिक विरासत भी देख लेंगे। जब स्थापत्य कला में हम ताजमहल को देखेंगे और फतेहपुर सीकरी को देखेंगे, उसके बाद इलाहाबाद के किला को देखेंगे, जौनपुर के किला को देखेंगे, तो इसी के साथ हम देख लेंगे कि ये सारे हमारे विरासत है। विरासत में भी कुछ मूर्त विरासत है, टेंजिबल है, कुछ इनटेंजिबल है, अमूर्त है। अगर हम कुंभ को देखें, महाकुंभ को देखें, माघ मेला को देखें और सारे मेला, आगरा का मेला है, इन सारे मेला को जब देखते हैं तो ये कहीं न कहीं हमारे विरासत का पार्ट हो जाता है। फिर आता है सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज भी कहीं न कहीं जनजातीय क्षेत्रों से, और जो तराई वाला बेल्ट है, इस एरिया के जितने जनजाति हैं और पूर्वांचल की जो जनजाति हैं, इन जनजातियों की क्या रीति रिवाज है, इससे क्वेश्चन पूछता है। सामान्यतः जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ऐसा सामान्य पूछ लेगा, ये भी बहुत डेप्थ में जाकर पूछता है। रीति रिवाज से वो जनजातियों के ही अपने कुछ उनके धर्म को लेकर, उनकी संगीत नृत्य को लेकर के क्वेश्चन पूछता है, और कब कौन कौन त्योहार मनाते हैं, शादी की क्या प्रथा है। फिर आता है पर्यटन। पर्यटन से जो क्वेश्चन पूछता है वो कोई बुकिश नॉलेज से नहीं पूछता है, वो जो करंट अफेयर में इशू होगा, जो करंट अफेयर में भी चल रहा होगा, जो सरकार अभी पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं और नियम विनियमन ये सब लागू करता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। हर राज्य, हर क्षेत्र चाहता है कि उसके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें पीछे नहीं हो, हमेशा चाहते हैं पर्यटन बढ़े। फिर उसके बाद आता है हमारा भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण। बिल्कुल, जब हम इंडिया ज्योग्राफी अभी हम एनसीईआरटी खत्म किए हैं, अगर जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, केम सुपरवाइजर, मुख्य सेविका स्पेशल पद के हैं जिनके लिए नेशनल और जीएस नहीं पढ़ना पड़ता है, वो यूपी जो ये ज्योग्राफी की एक एनसीईआरटी, उसको मोटे मोटे में देख लेंगे, जो भी वीडियो सीरीज है 6-7 वीडियो। उसके बाद यूपी जीके में यूपी की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। यूपी मैदानी एरिया में है तो उसके मैदान क्या है, नदियां क्या है, पठार क्या है उत्तर प्रदेश के। जब हम पठार को देखेंगे तब उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन को देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश का भूगोल देखना है और पर्यावरण देखना है। और उसके बाद आता है 10वां चैप्टर, वो आता है संसाधन। चूंकि ये जो संसाधन है इसमें सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है हमें प्राकृतिक संसाधन का। प्राकृतिक संसाधन में खनिज हो सकते हैं, और ये खनिज पूरी तरह भूगोल पर डिपेंड करते हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, महोबा हो, बांदा हो, हमीरपुर हो, मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, इन सारे क्षेत्र को जब हम पढ़ेंगे तो उसी के साथ हम संसाधन को पढ़ लेंगे। इससे क्वेश्चन पूछता है, स्टैटिक क्वेश्चन ही पूछता है संसाधन को लेकर के। भूगोल को भी लेकर स्टैटिक ही पूछता है, लेकिन यूपी ट्रिपल का कोई डरा नहीं है को कैसा क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद हम मिट्टी को देखेंगे, वन को देखेंगे, वन्य जीव को देखेंगे। यहाँ देखते हैं 10वां टॉपिक है, 11वां टॉपिक मिट्टी। उत्तर प्रदेश में कितनी तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में कितने तरह के वन और वन्यजीव पाए जाते हैं, वन्यजीव हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में ये वन और वन्यजीव से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में बहुत ज्यादा वन नहीं पाए जाते हैं। और जहां तक मिट्टी है तो मिट्टी एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में ज्यादातर पूछता है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखेंगे। 13 नंबर की टॉपिक है, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर। चूंकि रीढ़ है अगर इसकी अर्थव्यवस्था का तो एग्रीकल्चर है, कृषि है। कृषि के बाद दूसरा हथकरघा उद्योग है। इसमें उद्योग केवल लिखा है सिलेबस में, चूंकि अपने मन से हम कुछ नहीं बताएंगे, केवल सिलेबस को ही बताएंगे और डिफाइन करेंगे। फिर व्यवसाय है तीसरे नंबर पर। व्यवसाय है चौथे नंबर पर। रोजगार है। ये अर्थव्यवस्था में भी व्यवसाय, रोजगार, इन सारी चीजों को कवर किया है। फिर उसके बाद आता है राज्य व्यवस्था और प्रशासन। 14 नंबर की पॉइंट है राज्य व्यवस्था और प्रशासन। अब इसको देखें हम, उद्योग, इसको तो अर्थव्यवस्था हम देख लेंगे। अब राज्य व्यवस्था और प्रशासन में, चूंकि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वह देश के केवल प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से अलग बनाया गया है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का कोई अलग संविधान है, देश का ही संविधान है। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था अन्य राज्यों से कुछ मामले में कहीं कहीं अगर अलग है तो उसको देख लेंगे। हमारे यहाँ
विधान परिषद है उसकी व्यवस्था को देख लेंगे। सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हुए हैं, जो राज्यपाल हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा देख लेंगे। तो ये सब हमारा होगा राज्य व्यवस्था में। कुछ योजनाएँ हैं, कुछ नियम हैं, कुछ विनियमन है, तो ये सारी चीज़ों को हम उत्तर प्रदेश में देख लेंगे। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों, अब इसका लास्ट टॉपिक जो है वो यही है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के साथ-साथ जो और एक टॉपिक है वो 15 नंबर की अगर टॉपिक है तो वो कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां। विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां। अब और इसके बाद करंट अफेयर। तो अब सवाल आता है कि ये सारी चीजें जब हम कवर करेंगे तो ये जो लास्ट टॉपिक है विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो $5 ट्रिलियन बनाने की का लक्ष्य अगर हमारे मोदी जी ने रखा था, तो योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था रखने की बात कही थी और इसके लिए संकल्पित भी हैं। और एग्रीकल्चर वाला जो सिलेबस था जिसमें केन सुपरवाइजर और एजीटीए का है, उसमें कहा था कि 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि का कितना योगदान हो सकता है, उसके सिलेबस में लिखा था। तो कहीं न कहीं ये सारा ये करंट से डिपेंड होगा। उत्तर प्रदेश देश का जहाँ-जहाँ दुनिया में परचम लहराएगा और उसमें अगर उत्तर प्रदेश का कुछ भी भूमिका है तो उसको आपको बड़ी गंभीरता से लेनी पड़ेगी, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन सबको कवर कैसे करेंगे, इनका सोर्स। तो यहाँ पर हम स्टैटिक पोर्शन थोड़ा कम कवर करेंगे, क्योंकि जो चीजें बतानी होती है केवल फैक्चुअल है, उसको बताया ऐसे बोल देंगे तो ठीक है, नहीं तो पढ़ाने का ये मतलब नहीं होता कि हम यहाँ खड़े होकर फैक्ट बोले। फैक्ट बोलना होगा तो कोई भी लड़का कोई किताब खोल के बैठ जाएगा, उसको सारे फैक्ट मिल जाएंगे। यहाँ समझने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो चीजें आपको आपके दिमाग में कोई इमेज के रूप में फिट हो जाए, आप गहराई से कोई चीज समझ सकें, उस पे ज्यादा ध्यान। पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप सोचने लायक बने। आप किसी जब आपके सामने क्वेश्चन आए फ्रेम हो तो उस क्वेश्चन को आप कितने आसानी से हैंडल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है बस खड़े हो जाएं और यहाँ कोई एक जो प्रोजेक्टर से कोई पीपीटी दिखाएं बकना शुरू कर दें, ये पढ़ाना नहीं होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को समझाना पड़ता है, जिसका नोट्स बनाना पड़ सकता है, उन सारी चीजों को कवर करेंगे। अगर आप एक सोचेंगे कि इस चीज को कवर करते समय हम कौन-कौन से रिसोर्सेस फॉलो करें, तो हम किसी एक किताब को नहीं प्रमोट करेंगे और न ही किसी एक